मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देखा था। वी ऑलरेडी हैव सीन दिस टू दिस क्वेरी, है ना? नाउ लेट्स सी वन प्रॉपर्टी ऑफ दिस। लाइक वी आर स्टडिंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी, है ना? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो इट्स लाइक सेट ऑफ रूल्स दैट यू आर पुटिंग ऑन द डेटाबेस और ऑन द टेबल। ठीक है, तो एक जो रूल है, जो एफडी का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ यू आर हैविंग सपोज बी इम्प्लाइज बी नेम इम्प्लाइज बी एड्रेस एंड कार्ड नंबर इम्प्लाइज बी नेम, दैट मीन्स हे प्लीज मीट योर सेल्फ। तो देखो, बी if card number implies b name and b name implies b address, that implies that कार्ड नंबर इम्प्लाइज बी एड्रेस। ये ऐसे ही है कि ए अगर इम्प्लाइज बी करता है, बी इम्प्लाइज सी, तो ए, so this property also holds in this case. So whenever you are given the FDs and if you are having given this, then this will come automatically. ठीक है? You can also see here कि बी ने कार्ड नंबर इम्प्लाइज बी नेम का क्या मतलब हुआ कि whenever card number is same, name would be same, है ना? That is the meaning of the second ये एफडी का मतलब हुआ है ना। एफडी का हमने देखा था डेफिनेशन। ये एफडी का डेफिनेशन ये होता है कि व्हेनेवर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम देन राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम। ठीक है, तो अगर कार्ड नंबर सेम आता है तो बी नेम यूजर नेम भी सेम होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर यूजर नेम सेम आ रहा है तो यूजर एड्रेस भी सेम होना चाहिए। तो अगर यहां से देखोगे तो कार्ड नंबर अगर सेम है तो उसका एड्रेस भी सेम होना चाहिए, है? तो ये मैनुअली भी यू कैन चेक इट। ठीक है, तो ये कार्ड नंबर इंप्लाइज बी एड्रेस जो है ना, वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेटली। तो अगर तुम सेपरेटली देते हो यहाँ, दैट्स फाइन, बट देयर इज नो नीड ऑफ दिस, बिकॉज ये कहाँ से, ये ऑलरेडी जो है ऊपर वाले दो से आ रहा है। तो ये वाला चीज जो है इसकी अगर नहीं भी ये एफडी पुट करते हो, इवन इफ यू डोंट पुट दिस एफडी, this will already hold in the previous FDs, क्योंकि वो दोनों FDs को मिला के ही अपने आप आ जाएगा, है ना? तो no need to write separately, although we have written it separately, but there is no need to write it separately। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट बता दिया कि ये A implies B, B implies C, that's why A implies C, so you will be using this केस है तो ये होल्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर वायलेशन केस नहीं है तो ये होल्ड कर रहा है, और ये होल्ड तभी करेगा जब अल्फा बीटा जो है वो सेम ही टेबल का एट्रीब्यूट हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी और टेबल से अल्फा ले लिए, किसी और टेबल से बीटा ले लिए, दैट इज नॉट अलाउड इन जनरल, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, तो अल्फा बीटा शुड बी सबसेट ऑफ आर। आर इज योर रिलेशन, दैट इज योर दिस स्कीमा, जो स्कीमा में सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये आर जो है वो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं किसके, स्मॉल आर टेबल के। और उसमें उसी उसी में से तुम क्या कर रहे हो कि अल्फा और बीटा भी ले रहे हो, तो अल्फा और बीटा शुड बी सबसेट ऑफ आर। पहले तो ये होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ इन एनी लीगल इंस्टांस ऑफ आर, लीगल इंस्टांस मीन्स कोई भी अगर तुम उसका रो देखते हो, टपल देखते हो अगर आर टेबल का, तो वी हैव दिस टाइप ऑफ सेटअप। ठीक है, अब ये क्या सेटअप है कि कोई भी अगर दो तुम टपल उठाते हो, दो रो उठाते हो T1 और T2 कहीं से भी,
wherever, like in that table. You can choose from anywhere from that table. So if you choose T1 and T2 टपल फ्रॉम दैट टेबल, मतलब T1 और T2 रो को तुम आर टेबल से उठाते हो, और अगर दोनों का जो अल्फा है वो सेम है, मतलब T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा, मतलब अल्फा वाले पार्ट जो है, अल्फा तुम्हारा क्या है, एट्रीब्यूट्स है, तो उस एट्रीब्यूट अल्फा एट्रीब्यूट के लिए अगर T1 और T2 दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब दोनों ही रो में अगर सेम वैल्यू है, तो दैट इम्प्लाइज कि उसके बीटा वाले पार्ट में भी जो वैल्यू होना होगा वो सेम होना चाहिए। यही तो हमने देखा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए किसी भी दो टप्पल के लिए। हर एक दो टप्पल के लिए ये होना चाहिए ट्रू, क्योंकि फॉर ऑल है। बस किसी भी कोई भी पेयर उठा लो दो टप्पल का, दो दो रो का कोई भी उठा लो, अगर उसमें लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो कोई अगर एक केस तुम्हें मिल गया जहां ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो बोलोगे कि ये जो एफडी है वो होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अभी मैं ये जो डेफिनेशन बताया यहाँ तक क्लियर है, या अभी उसको बताना फिर से जरूरत पड़ेगा? से यहाँ तक क्लियर है। T1 हाँ लेफ्ट हैंड जो सेम होता है उसके लिए राइट हैंड भी हाँ, सेम है। यहाँ राइट तक आंसर। और ये हर एक दो टप्पल जो टेबल से लोगे वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, है ना? कोई भी दो अगर टप्पल, कोई भी दो रो उठाते हो टेबल से, उसके लिए ये ट्रू होना चाहिए। अगर किसी भी पेयर के लिए, किसी भी दो रो के लिए अगर ये फॉल्स हो जाता है, तो क्या बोलोगे कि अल्फा इंप्लाइज बीटा होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी तो क्लियर है ना? नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहला वाला एग्जाम्पल है फ्लाइट का। और फ्लाइट में जो है, फ्लाइट ये दो टेबल्स हैं, एक है फ्लाइट टेबल और एक है सीट्स फ्री टेबल, है ना? फ्लाइट टेबल में फ्लाइट नंबर है, अराइवल है, डिपार्चर है, सिटी अराइवल, सिटी डिपार्चर है, प्लेन टाइप है, और सीट्स फ्री में जो है वो फ्लाइट नंबर है, डेट है और सीट अवेलेबल है। ठीक है, अब ये सारे एफडी हमने बनाए। अब पहला एफडी जो है वो बोल रहा है कि फ्लाइट नंबर इंप्लाइज सीट अराइवल। तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर ये होल्ड कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि जब भी फ्लाइट नंबर सेम है तो सीटी अराइवल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, फ्लाइट नंबर जब सेम है तो सीटी डिपार्चर भी सेम होना चाहिए। तीसरा क्या कर रहा है, जब फ्लाइट नंबर सेम है तो प्लेन टाइप भी सेम होना चाहिए। तो जो ये फ्लाइट नंबर है, ये तुम्हारा प्राइमरी की था, और प्राइमरी की से आपको पता है कि प्राइमरी की से आप सारे ही एट्रीब्यूट को जो है वो इंप्लाई कर सकते हो उस टेबल का। ये हमने देखा था, क्योंकि वायलेशन केस तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हें सेम इस साइड वैल्यू आएगी तभी तो इधर देखोगे। लेकिन फ्लाइट नंबर अपने आप में यूनिक नंबर है, तो वो तुम्हें फ्लाइट वाले टेबल में कभी भी सेम नहीं आएगी। तो सेम नहीं आएगी तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये वैलिड है, वैलिड है। अच्छा, ये लास्ट वाला क्या बोल रहा है, फ्लाइट नंबर कॉमा डेट इंप्लाइज सीट अवेलेबल। इसका क्या मतलब हुआ? कैन यू से मी, कैन यू टेल द आंसर? क्या कहना चाह रहे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर? ये दूसरी टेबल का है ना, दूसरी टेबल का जो है फ्लाइट नंबर और डेट को लेके फिर इंप्लाइज हमने सीट अवेलेबल कर दिया। यहाँ पे उस स्पेसिफिक डेट पे कितने सीट्स अवेलेबल हैं? हाँ, नहीं, बट इस एफडी का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एफडी? हाउ कैन यू express this? What will be the English meaning of this? कि क्या कहना क्या चाह रहा है?
हेलो बट ट्राइंग टू डू। हाँ बोलो। सर, आई एम डाउट सर। सर आपने यहाँ पे बोले हैं जो फ्लाइट नंबर सी एड्रेस के सेम होना चाहिए। सर सी एड्रेस किसके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए, ये मैं समझ पा रहा हूँ। सी एड्रेस सी अराइवल। एड्रेस सर, सी, हाँ सी अराइवल से, लाइक एम हाँ फ्लाइट नंबर सी रिकॉर्ड। हाँ, तो सर ये ये तुम्हें दिया गया है। देखो, तो सर ये फ्लाइट नंबर किसके तुम्हारा जो अकॉर्डिंग, है वो प्राइम। हाँ बोलो बोलो। किसके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए ये। नहीं नहीं नहीं, ये तुम लास्ट क्लास नहीं थे क्या? नो सर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लास्ट क्लास में नहीं दे रहे थे। तुम थे नहीं तब तो कहाँ समझ में आएगा पूरा। जो है वो फिर पढ़ के आना चाहिए था, उसको देख के आना चाहिए था। इसमें क्या है कि ये एफडी का प्रॉपर्टी होता है। एफडी का प्रॉपर्टी अभी हमने देखा ना। एफडी क्या बोलता है, ये एफडी है, दिस इज वन एफडी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। और इसमें ए इम्प्लाइज बी, ये तुम्हारा ए वाला पार्ट है, ये तुम्हारा बी वाला पार्ट है। अब जब ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब ही होता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा सेम हो तो राइट हैंड साइड भी सेम होना ही चाहिए। तो अगर टेबल में जहां जहां फ्लाइट नंबर है, और अगर फ्लाइट नंबर दो दो टपल में सेम आ रहा है, मतलब दो दो रो में सेम आ रहा है, तो उस दोनों ही रो में जो है सिटी अराइवल जो है वो भी सेम आना चाहिए। ये इसका अपना प्रॉपर्टी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये एफडी होल्ड नहीं कर रहा है। ये होल्ड अगर कर रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये टेबल में होल्ड कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि जहां भी फ्लाइट नंबर सेम हो वहां सिटी अराइवल भी सेम होना चाहिए। ठीक है। ओके लेकिन ओके क्या सर, है कि हम, हाँ हाँ, लेकिन फ्लाइट में जो है वो फ्लाइट नंबर तुम्हारा प्राइमरी की है ना। तो मैंने ये भी बोला था कि सारे प्राइमरी की, जो भी प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, उसको यूज करके तुम बहुत सारे एफडी बना सकते हो, है ना। मतलब प्राइमरी की को आप लेफ्ट हैंड साइड रख दें, और जो भी एट्रीब्यूट हैं वो एक एक करके आप राइट हैंड साइड रखें, वो हमेशा ही ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि प्राइमरी की जो है वो किसी दो टपल में, किसी दो रो में सेम नहीं आ सकता। तो फ्लाइट नंबर तुम्हारा ऐसा कभी नहीं आएगा टेबल में जहां वो दो सेम वैल्यू होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। क्योंकि फ्लाइट नंबर क्या है, प्राइमरी की है, और यूनिक वैल्यू होगा उसके पास। तो अगर ऐसा सिचुएशन ही नहीं आता है जहां लेफ्ट हैंड साइड सेम हो, तो तुम्हें राइट हैंड साइड चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और वो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है। तो अगर तुम वायलेट नहीं कर पाए, अगर तुमने वायलेट 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 मतलब जो भी ये इसको वायलेट करने का जो केस है वो तुम्हें अगर नहीं मिल पाया, वायलेशन केस जो है वो नहीं मिल पाया, तो बाय डिफॉल्ट वो चीज ट्रू है ना। अगर मैं वो तुम्हें बोलता हूं कि तुम इसको क्या एग्जांपल लूं, हाँ, मैं अगर तुम्हें बोलता हूं कि किसी भी चीज को, कि तुम्हें इसको करना है, अगर तुम उसको नहीं कर पाते हो, मतलब अगर अगर तुम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो नहीं करने की में कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर यहाँ जो है, अगर इसको तुम प्रूव नहीं कर पाते हो, मतलब तुम इसको वायलेट नहीं कर पाते हो, कोई भी ऐसा केस नहीं मिल पाता है तुम्हारे टेबल में जो इसको वायलेट कर रहा हो, मतलब इसके अपोजिट आ रहा हो, मतलब उसके फ्लाइट नंबर सेम हो और सिटी अराइवल जो है डिफरेंट हो। अगर ऐसा केस ढूंढ लेते हो तब तो तुम्हारा काम हो गया, तब तो ये होल्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर वैसा ढूंढ नहीं पाते हो, पूरा टेबल खोजने पर तुम्हें मिल ही नहीं पाता है, तो अगर नहीं मिल पाया तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा कि ये होल्ड कर रहा है। ठीक है। तो अगर फ्लाइट नंबर कभी सेम ही नहीं आ रहा है तो तुम्हें चेक ही करने की जरूरत नहीं है। तो फ्लाइट नंबर इंप्लाइज सिटी अराइवल हमेशा ही होल्ड करेगा। लेकिन अगर फ्लाइट नंबर सेम आ रहा है किसी दो रो में, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि भाई सिटी ऑफ अराइवल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है सिटी ऑफ अराइवल सेम उस दो रो में, तो बोलोगे कि ये होल्ड नहीं कर रहा है, देन दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है। बट ये मैं बोल रहा हूं कि ये वैलिड है, तो वैलिड है तो इसका मतलब वो टेबल में है। और ये वैलिड तो हमेशा ही होगा ना, क्योंकि प्राइमरी की है ये। तो प्राइमरी की हमेशा ही डिफरेंट होगा, तो तुम्हारा राइट हैंड साइड
सेम हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होता, अगर दो रो में अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होता तब राइट हैंड साइड तब चेक करने की जरूरत थी। ऐसा ही फ्लाइट नंबर इंप्लाइज सी डिपार्चर भी हमेशा ट्रू होगा, फ्लाइट नंबर इंप्लाइज प्लेन टाइप भी ट्रू होगा। और दूसरे टेबल में क्या बोल रहा हूं कि दूसरे टेबल में मैं फ्लाइट नंबर और डेट को प्राइमरी की ले रहा हूं, ठीक है। अब फ्लाइट नंबर डेट को यूज करके मैंने सीट अवेलेबल जो है इंप्लाई कर दूंगा। ये तो बहुत ही अब ट्रिवियल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि प्राइमरी की से किसी भी और एट्रीब्यूट को तुम इंप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये कभी सेम नहीं आएगा, हमेशा ही डिफरेंट आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ आई एम सेइंग हे फ्लाइट नंबर कॉमा डेट इंप्लाइज सीट अवेलेबल, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? क्या कहना क्या चाह रहे हो? मतलब एक सिंपल भाषा में तो यही बोलोगे ना कि जब फ्लाइट नंबर सेम होगी और जब डेट और फ्लाइट नंबर दोनों ही सेम होगी तो सीट अवेलेबल भी सेम होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? अगर फ्लाइट नंबर और डेट सेम है तो सीट अवेलेबल भी सेम होना चाहिए। तो क्या हुआ? एक फ्लाइट की क्या इंफॉर्मेशन है? एक फ्लाइट क्या एक दिन में 2 बार चल सकता है? फ्लाइट नंबर जो है, जैसे जिस फ्लाइट से जा रहे हो, मान लो एक फ्लाइट है, उसकी एक नंबर है और वो यहां से पटना से दिल्ली जा रही है, दिल्ली जाती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर फ्लाइट नंबर समथिंग मे बी, फ्लाइट नंबर ले लो F1, जो दिल्ली से जा रही है, तो पटना से दिल्ली जा रही है ना, पटना टू दिल्ली। अब मेरा ये कहना है, हाँ, तो कि मीन सर, मेरा एफ, हाँ बोलो बोलो। लाइक फ्लाइट नंबर्स उस एक और पर्टिकुलर डेट के लिए सीट अवेलेबल है, ये मतलब इसमें। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि F1, अगर फ्लाइट नंबर F1 है और डेट है आज का, मान लो आज 20, आज तुम्हारा 13 है, तो 13 डेट है, 13 मार्च, ठीक है। अगर फ्लाइट नंबर ये है, डेट तुम्हारा 13 है, मार्च ही लिख दो, हाँ 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 2026। अगर ये है और सीट अवेलेबल मान लो उस फ्लाइट में अभी 45 है, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि क्या कोई ऐसा रो होगा जिसमें F1 होगा और 13 मार्च भी होगा और सीट अवेलेबल जो है वो तुम्हारा 58 होगा? इज इट पॉसिबल? बाय नो सर। से, हाँ, ये तुम्हारा इसका जो प्रॉपर्टी है वो यही तो बोल रहा है कि जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फ्लाइट नंबर और डेट है, तो फ्लाइट नंबर और डेट आ गया। अब राइट हैंड साइड उस फ्लाइट नंबर और डेट के लिए क्या है, 45 है। अब फिर मैं दूसरे टपल में किसी और टपल में लिख रहा हूँ कि F1 है और डेट भी 13 ही लिख रहा हूँ, दोनों सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया। अब ये दोनों ही रो में तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, बट राइट हैंड साइड में कुछ और लिख रहा हूं, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये अलाउ नहीं कर रहे हो, मतलब एक 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 ही एग्जिस्ट कर सकता है एक दिन में। तो अगर मैं F1 जाऊं और डेट अगर मैं 13 लूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल वाला आएगा, दैट इज 45। तो क्या मतलब हुआ? क्या एक दिन में 2 बार फ्लाइट जा सकती है दिल्ली से पटना, द सेम फ्लाइट नंबर, नो पटना सर, से दिल्ली? नो सर। नो। एक दिन में एक ही तो हाँ, तो इसका यही हुआ कि वन फ्लाइट वंस इन अ डे, उससे ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे हो, तभी तुम्हारा एक ही टप्पल में आ रहा है। दूसरे टप्पल में तुम सेम इंफॉर्मेशन और डिफरेंट सीट अवेलेबल के साथ नहीं जा सकते। बट क्या मैं 45 के साथ जा सकता हूं दूसरे टेबल में F1? अच्छा, ऐसे भी तो बोल सकते हो कि F1 13 दिस एंड 45, क्या ये जा सकता हूं? नो सर। नहीं जा सकते हो। दो टप्पल में
सेम ही इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हो ना, सेट है ना भाई, रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड ना, पूरा टपल ही पूरा रो ही डुप्लीकेट हो गया ना, पूरा रो का जो है सेम इंफॉर्मेशन मैच कर गया ना, तो ये अलाउ नहीं कर सकते। उसका मतलब है कि तुम एक फ्लाइट से ज्यादा अलाउ कर ही नहीं सकते हो, बशर्ते कि तुम उसको अगर सेम भी नंबर ऑफ अवेलेबल सीट रखोगे, तब भी 2 फ्लाइट जो है सेम नंबर का फ्लाइट एक दिन में अलाउ नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस अब चलते हैं, हाँ अब चलते हैं नीचे वाले एफडी पे। यहाँ हमने लिखा है ये स्टूडेंट के लिए है, टेबल स्टूडेंट डेटाबेस है, तो इसमें स्टूडेंट का एडमिशन है और उसका ग्रेड है। तो एडमिशन में हमने दो जस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट को रखा है। तो एडमिशन में जो है वो एक नेम रख दिया और एड्रेस रख दिया, ठीक है। और ग्रेड में जो है उसका नेम रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया और ग्रेड रख दिया। और ये 2 एफडी हमने लिख दी, नेम इंप्लाइज एड्रेस, और दूसरा हमने लिखा नेम कॉमा सब्जेक्ट इंप्लाइज ग्रेड। ये पहले वाला एफडी जो है वो पहले टेबल के लिए है, ठीक है। ये दूसरे वाला जो एफडी है वो दूसरे टेबल के लिए है। अब पहला जो है उस पहला टेबल में जो है वो नेम इंप्लाइज एड्रेस बोल रहा है, मतलब जब जब नेम सेम होगी तो एड्रेस भी सेम होगा, यही उसका कहने का मतलब है। और दूसरे टेबल में क्या बोल रहा है कि जब whenever we are having the same name, अब ऐसा तो है नहीं कि अमन है और उसका जो है नेम अमन डेटाबेस और ग्रेड उसका आया मान लो ए, और फिर दूसरे में एक अमन है डेटाबेस और ग्रेड ए बी, दिस इज नॉट अलाउड। अब तुम बोलोगे भाई अमन 2 अमन हो सकता है, तो वो अमन को हम नेम को मान रहे हैं कि अभी प्राइमरी की है, क्योंकि आप पहले टेबल में देखोगे तो पहले टेबल में जो है वो हमने रखा है कि नेम इंप्लाइज एड्रेस, मतलब यहाँ हमने नेम को प्राइमरी की रखा है। अभी हम उस पर आएंगे कि कैसे बनाओगे, तो बट पहले का मतलब ये है कि व्हेनेवर नेम इज सेम एड्रेस शुड बी सेम, ठीक है। तो अगर एक नाम अगर सेम हो गया, अब अमन आ गया, तो उसका एड्रेस सेम होना चाहिए, और 2 अमन एक एड्रेस से पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्या हुआ कि नेम तुम्हारा जो है वो प्राइमरी की है, तो नेम यूनिक मान लो इस केस में, ऑल्दो ये यूनिक नहीं होगा बट इस केस में हम इसको यूनिक मान लेते हैं। तो अगर नेम यूनिक है तो तुम्हारा जो है नेम जो होगा यहाँ प्राइमरी की हो गया। अब मैं ये दूसरे टेबल में क्या रख रहा हूं कि दूसरे टेबल में मैं नेम और सब्जेक्ट को मान रहा हूं प्राइमरी की, क्योंकि नेम इटसेल्फ डिफरेंट प्राइमरी की, क्या नेम को प्राइमरी की मान सकता हूं दूसरे टेबल में? Can you consider name as a primary key? In the first table, your name is the primary key. But can you consider just name in the second table as a primary key? नेम तो यूनिक है ना, तो क्यों दूसरे टेबल में क्या नेम को तुम प्राइमरी की ले सकते हो? यस सर। Yes, yes, sir. सोचो एक बार। क्या दूसरे टेबल में नेम एक ही बार भी आएगा? अगर मैंने अमन लिखा तो अमन एक ही बार आएगा दूसरे टेबल में? But sir, your name is primary key not good. क्या अमन ने एक ही सब्जेक्ट लिया है? हे अमन, यू आर स्टडिंग ओनली वन सब्जेक्ट। सर नेम और सब्जेक्ट दोनों लेना पड़ेगा। दोनों ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने सब्जेक्ट डीबीएमएस भी लिया है, आपने सब्जेक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी लिया है, आपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी लिया है, तो नेम तो सब बार रिपीट होगा ना। अमन विथ डीबीएमएस, अमन विथ दिस, अमन विथ दिस, तो सिर्फ नेम जो है वो प्राइमरी की नहीं हो सकता है, नेम विथ सब्जेक्ट जो है वो प्राइमरी की होगा। हाँ, अब नेम और सब्जेक्ट जो है वो पेयर कभी रिपीट नहीं होगा। अब अमन जो है वो डीबीएमएस के साथ एक बार ही आएगा, दूसरी बार वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, बट डीबीएमएस के साथ नहीं आ सकता। तो नेम एंड सब्जेक्ट कुड बी योर प्राइमरी की, और नेम सब्जेक्ट से जो है आपका इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज योर ग्रेड। तो जो और एट्रीब्यूट है वो तुम्हारा प्राइमरी की से तो इम्प्लाई कर ही सकते हो, क्योंकि ये होल्ड हमेशा ही करेगा। तो पहले वाला भी होल्ड करेगा, दूसरे वाला भी होल्ड करेगा। तो पहले वाला जो होल्ड करेगा वो पहले टेबल के लिए करेगा। हाँ बोलो।
सर जैसे यहाँ पे नेम प्राइमरी की है तो सब्जेक्ट तो अलग अलग ही होगा, तो एक नेम के साथ तो एक ही सब्जेक्ट आएगा, इसके अकॉर्डिंग तो ये तो मतलब यूनिक ही होगा ना, तो सब्जेक्ट को फिर प्राइमरी की मानेंगे। नहीं नहीं, नेम जो है देखो, नेम को अगर तुम प्राइमरी की तुम क्या, तुम्हारा कंसर्न क्या है, पहले टेबल के बारे में है या दूसरे टेबल के बारे में? सर दूसरे टेबल में बोल रहा हूँ, जैसे नेम प्राइमरी की है तो नेम सब्जेक्ट को प्राइमरी क्या। की पहले टेबल में है, पहले टेबल में, पहले टेबल में तुम्हारा नेम प्राइमरी की है ना, क्योंकि सर हर एक सेकेंड नेम टेबल का। हाँ हाँ बोलो। सर सेकेंड टेबल में भी नेम और सब्जेक्ट को प्राइमरी की ले रहे हैं, तो सर दोनों यहाँ पे कंबाइन, नेम को। कंबाइन करके, कंबाइन करके तुम्हारा क्या कहना है कि, तुम्हारा कहना क्या है कि नेम को मैं प्राइमरी की ले लूं यहाँ, ये बोलना चाह रहे हो? मतलब सर जैसे यहाँ पे नेम को प्राइमरी की लेने से मेरा काम हो जा रहा है, फिर सब्जेक्ट में हो क्यों जा ले रहा रहे हैं है। सर। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? हरी की सोच। हम्म। क्या तुम्हारी थोड़ी वॉइस लो आ रही थी ना, तो इसलिए। चलो, कोई और बंदा आंसर इसका दे सकता है क्या? नेम, सब लोग एग्री कर रहे हो कि नेम ही लेने से काम चल जाएगा? जब की जब भी तुम प्राइमरी की बोलते हो किसी चीज को, इसका ये मतलब हुआ कि वो चीज जो है वो पूरे टेबल में रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं ये टेबल लिखता हूं, नेम, सब्जेक्ट और ग्रेड, ठीक है। अब अगर इफ यू आर टेकिंग नेम एज ए प्राइमरी की, तो नेम जो है हर एक रो में जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं अलाउ कर सकते हो। प्राइमरी की का ही अपना नेचर है, ये यूनिक होता है, हर एक रो में यूनिक आएगा इसका वैल्यू। तो क्या इस केस में नेम जो है वो, जो है वो हर एक रो में यूनिक आ सकता है? नो क्या सर। लगता है? हाँ, और लोग बताएं। क्या लगता है, हो नहीं आएगा। सकता है? नहीं आएगा ना, क्योंकि एक जो बंदा है, कोई भी एक्स वाई जी है, वो एक ही सब्जेक्ट तो रजिस्टर नहीं करेगा ना एक सेमेस्टर में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट रजिस्टर करेगा। तो अगर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो वो हर सब्जेक्ट के साथ तो असाइन होगा ना, हर सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ अमन, तो अमन एक बार तो डीबीएमएस के साथ आया, डीबीएमएस है उसका जिसमें ग्रेड उसको ए लगा, फिर अमन ही होगा दूसरे रो, मान लो दूसरे रो में भी अमन है, बट उसका सब्जेक्ट मान लो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जिसमें उसका कुछ ए भी है। तो ऐसे करके देखो, अमन रिपीट हो रहा है, तो नेम अगर रिपीट हो रहा है तो उसको कैसे प्राइमरी की ले लोगे? लेकिन अगर तुम नेम और सब्जेक्ट को कंबाइंड फॉर्म में देखोगे, अगर दोनों को एक साथ देखोगे, तो अमन और डीबीएमएस, अमन कोमा डीबीएमएस का भी रिपीट नहीं हो रहा है, या अमन कोमा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो तुमको नेम और सब्जेक्ट दोनों साथ में लेके जो है ना, उसको एज ए प्राइमरी की लेना पड़ेगा। अब एग्री कर रहे हो सब लोग? जिसको डाउट था उसका हुआ अब क्लियर? यस सर। हाँ। तो अब देखो, जो प्राइमरी की है उससे तुम सारे अदर एट्रीब्यूट्स को जो है इन्फर कर सकते हो, मतलब उसे एफडी बना सकते हो। तो नेम और सब्जेक्ट से तुमने ग्रेड को इन्फर कर दिया, ठीक है। अब देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें समझना है, लेकिन उससे पहले जो है, अभी उसको नहीं समझते हैं, उस पे आते हैं तब उसको समझेंगे। अभी एक क्वेश्चन जो है अब मैं रखता हूं आप लोगों के साथ। दीज आर द टेबल्स, ये सारे टेबल हैं, ये सारे बैंक के टेबल है ना। डिपॉजिट में ब्रांच नेम है, एक्सेशन नंबर है, एक्सेशन नंबर नहीं है ये तुम्हारा अकाउंट नंबर है, कस्टमर नेम है, बैलेंस है। कस्टमर के में जो है कस्टमर नेम है, स्ट्रीट है, कस्टमर सिटी है। बोरो में बोरो ब्रांच नेम है,
लोन नंबर है, कस्टमर नेम है, अमाउंट है। ब्रांच में ब्रांच नेम है, एसेट्स है और ब्रांच सिटी है। अब देखो इसमें हमने प्राइमरी की डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अभी तुम ज्यादा मतलब सोचना नहीं है, जस्ट इसी पर्सपेक्टिव में सोचना है कि जो यहाँ इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्योंकि मान लो ये क्लाइंट ने तुम्हें दे दिया है कि ये टेबल चाहिए मुझे, और इसमें जो है पहला वाला टेबल में इसने बोला कि मेरा अकाउंट नंबर जो है वो प्राइमरी की होना चाहिए। दूसरे में बोल दिया है कि कस्टमर नेम और स्ट्रीट जो है वो मिलके प्राइमरी की होगा। तीसरे में इसने बोल दिया कि बोरो जो है, बोरो वाला टेबल, उसमें मेरा लोन नंबर जो है वो प्राइमरी की होना चाहिए। और चौथे टेबल जो ब्रांच है उसमें इसने बोला कि ब्रांच नेम जो है वो मेरा प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि अब मैं एक इस पे रूल डाल रहा हूं जिसको आपको एफडी बनाना है। एफडी क्या है? एक रूल है। एफडी रूल ही तो दे रहे हो, यू आर जस्ट इम्पोजिंग द रूल्स ऑन द डेटाबेस। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे एक ऐसा चाहिए डेटाबेस में, और वो क्या चाहिए, वो ये कंस्टेंट चाहिए कि अ पर्सन कैन टेक ओनली वन लोन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांच। A person can take only one loan from a particular branch। अब इसका एफडी कैसे बनाओगे? मतलब जब भी आप एफडी बनाते हो तो हर समय एफडी चेक होगा। जैसे आप एफडी लिखते हो कि ए इंप्लाइज, मैंने लिखा कि नेम इंप्लाइज एड्रेस। तो जब भी कोई डेटा, जब भी कोई स्टूडेंट एड्रेस टेबल में, जब भी कोई जो है वो एड्रेस या एडमिशन जो भी है, सो एड्रेस टेबल में जब भी कोई जो है वो डेटा इंसर्ट करेगा, मतलब टपल जैसे ही इंसर्ट करने जाएगा तो ये चेक होगा। क्योंकि वो इसको वायलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपने उस पर कंस्टेंट डाला हुआ है, आपने उस पर रूल डाला हुआ है कि भाई जब जब नेम सेम हो एड्रेस सेम होना चाहिए। तो जैसे ही डेटाबेस में जाएगा तो वो ये चीज चेक करेगा, तुम्हारा डेटाबेस ये चेक करेगा कि अगर उसका वो जो एंट्री डाल रहा है, जो इंसर्ट करा रहा है, जो टपल वो टेबल में इंसर्ट करा रहा है, क्या वो इसको फॉलो कर रहा है। अगर इसको वायलेट कर रहा होगा तो उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। तो ये रूल है जो तुम डेटाबेस पे डाल रहे हो, अपने टेबल्स पे डाल रहे हो। अब मैंने एक टेब रूल बोला, ये मैं बोला कि भाई मुझे ऐसा डेटाबेस चाहिए जहां पर्सन कैन टेक ओनली वन लोन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांच। तो कैसे एफडी बनाओगे इसका? हाउ विल मेक इट, हाउ विल मेक द एफडी फॉर दिस? कैसे बनाओगे? तो सर यहाँ पे लोन नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एफडी बताइए ना मुझे। यस सर। अच्छा, यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ मैं थोड़ा अलाउ कर रहा हूँ आपको कि आप अक्रॉस द टेबल्स भी जा सकते हैं। इन जनरल जो एफडी बनाओगे वो जो एफडी होगा वो एक ही टेबल के लिए होगा। मतलब आप ऐसा एफडी नहीं बना सकते हो कि उसका आधा पार्ट एक टेबल से आ रहा है और हाफ पार्ट जो है किसी और टेबल से आ रहा है। बट इस केस में मैं अलाउ कर रहा हूं। अगर मैं अलाउ कर रहा हूं कि अक्रॉस द टेबल जा सकते हो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड पार्ट कहीं और से आ सकता है, किसी और टेबल से आ सकता है, या कुछ कंबाइंड वाले टेबल से आ सकता है। और बी पार्ट जो है, मतलब राइट हैंड पार्ट जो है वो कहीं और से भी आ सकता है, मतलब इसी में से। लेकिन इसमें आप अक्रॉस द टेबल जो है मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, कैसा एफडी बनेगा बताइए? क्या क्या चीज आएगा बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? सर पर्सन इसमें कहते हैं। कस्टमर नेम एंड ब्रांच नेम आ सकता है। अच्छा, तो मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वही लिखूंगा। तो आपका कहना है कि कस्टमर नेम आएगा, ए पर्सन कैन टेक ओनली वन लोन सी नंबर नेम। फ्रॉम। सी नेम आएगा। इसको किधर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? सर लेफ्ट है। हाँ, सो सर कस्टमर नेम इम्प्लाइज व्हाट? सर कस्टमर नेम कॉमा ब्रांच नेम इम्प्लाइज लोन नंबर। अच्छा अच्छा, चलिए। कस्टमर नेम कॉमा ब्रांच नेम इम्प्लाइज लोन। क्या लगता है यही आंसर आएगा सबको?
क्या सब लोग एग्री कर रहे हो इनके आंसर से? ये क्या कह रहा है अगर मैं ये इसको पढ़ूं, इफ आई ट्राई टू रीड इट, व्हाट इज सेइंग कि जब जब कस्टमर नेम सेम होगा और ब्रांच नेम सेम होगा, कस्टमर नेम और ब्रांच नेम दोनों ही सेम होगा, तो लोन नंबर भी सेम होगा। तो कस्टमर तो नेम और स्ट्रीट भी लेना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी की कस्टमर नेम और स्ट्रीट दोनों है। कस्टमर नेम और स्ट्रीट लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं लेकिन ये कुछ जितना पूछा जाएगा उतना ही लेना है ना हमें। ये क्या बोला है कि पर्सन कैन टेक ओनली वन लोन फ्रॉम ए अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि कस्टमर नेम सेम भी हो सकता है, यही बोल रहे हो ना? दो कस्टमर नेम सेम हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि प्राइमरी की स्ट्रीट भी यूज हो रहा है। हाँ, तो कस्टमर नेम मान लो अमन है, और कस्टमर नेम दो अमन हो सकता है जिसका एड्रेस अलग हो सकता है, स्ट्रीट अलग हो सकता है, बट एक ही सिटी के हो सकते हैं। Yes. ये तो पॉसिबिलिटी है ना? क्या लगता है अर्चना, आप ये एग्री कर रहे हैं? बस एक सर सर एक हाँ क्योंकि बोलो। में मल्टीपल सेम नेम कस्टमर का। डिफरेंट तब भी। हाँ बोलो, एक एक एट ए टाइम एक बंदा कोई बोलो, हाँ बोलो। सर वन ब्रांच में मल्टीपल सेम नेम का बंदा हो सकता है ना, तो फिर ये हाँ पॉसिबल नहीं है। देखिए, कस्टमर जो हाँ है सर, टेबल, सर यहाँ पे कस्टमर जो, पर्सन का बात हो रहा है। हाँ, पर्सन तो कैन टेक ओनली वन यहाँ लोन फ्रॉम, हाँ हाँ सर, सही यहाँ बोल एक रहे हो। पर्सन का बात हो रहा है, कस्टमर नेम का बात नहीं हो रहा है। तो पर्सन अलग अलग तभी होगा जब स्ट्रीट अलग होगा। नेम सेम हो सकता है लेकिन स्ट्रीट अगर अलग हुआ तो वो पर्सन तो डिफरेंट हो हाँ, गया ना। तो सी नेम और स्ट्रीट दोनों लेना पड़ेगा। दोनों ही लेना यस सर, पड़ेगा। यस सर, यस आई एग्री विद दैट। हाँ, हाँ, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ, ये इट्स नॉट लाइक फुल्ली ट्रू, क्योंकि देखिए आपने सही बोला है अर्चना, जो आप ही थी ना, आप जो आप बोली यस है। सर। हाँ, आपने जो बोली है वो दैट इज पार्शियली करेक्ट, क्योंकि अगर कस्टमर नेम सेम, आपका अगर कस्टमर नेम सेम नहीं हो रहा है एक ही मतलब एक जगह पे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सेम होगा तब प्रॉब्लम है, और सेम होगा ही तभी तो हमने कस्टमर नेम को प्राइमरी की नहीं लिया है। तो अगर कस्टमर नेम को प्राइमरी की लिया होता, इसका मतलब है कि कस्टमर नेम जो है वो यूनिक है। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि कस्टमर नेम कॉमा स्ट्रीट जो है वो यूनिक है। मतलब आपका एक ही नेम रिपीट हो सकता है, दो लोगों का नाम सेम हो सकता है। तो मान लीजिए अमन है, अमन दो बार आ सकते हैं अलग अलग स्ट्रीट के साथ, ठीक है? समझ रहे मेरी यस बातों को? सर। तो अमन और स्ट्रीट मिलके जो है वो आपका कस्टमर नेम का यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। सिर्फ जो है वो सिर्फ कस्टमर नेम इज नॉट सफिशिएंट। तो जैसे अगर आप यहां लिखती हैं तो आप लिखते हैं कि जब जब, इसका क्या मतलब, आपने जो लिखा, आपने यही आइडिया दिया है जो मैंने अभी यहां लिखा है। आपने बोला कि जब जब ब्रांच नेम सेम होगा और कस्टमर नेम सेम होगा तो लोन नंबर भी सेम होगा। यस सर। अब हाँ, तो अब देखिए, अ पर्सन कैन टेक ओनली वन लोन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांच। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कस्टमर नेम जो है, मान लो अमन आ गया, यहाँ ब्रांच नेम भी सेम है, B0001 ब्रांच नेम हो गया, कस्टमर नेम जो है अमन है, ठीक है, और लोन नंबर जो है उसका L0001 है। लेकिन दूसरा अमन भी तो आ सकता है जो सेम ही ब्रांच में उसका भी अकाउंट हो है, और वो किसी और लोन नंबर के साथ आ सकता है। ये तो पॉसिबल है ना? ये दो अमन अलग हैं, दे आर टू डिफरेंट पर्सन, दे आर टू डिफरेंट पीपल। दिस अमन इज डिफरेंट, दिस यस अमन इज सर, डिफरेंट, है पॉसिबल ना? हो सकता पॉसिबल होगा ही ना, अगर एक जगह पे है और तुम अगर नेम, अगर रिपीटेटिव नेम है, और आजकल इतने लोगों का नाम तो सेम ही है ना, तो आप नेम यूनिक कहां से ले आइएगा, है ना? बट इसने बोला है कि नेम और स्ट्रीट को मिला के हम यूनिकनेस मान रहे हैं, वो भी इसका एज्यूम्शन है, रियलिटी वो भी नहीं है, है ना?
बट जो ये एज्यूम कर रहा है डेटाबेस में, वो ये कर रहा है कि मेरा कस्टमर नेम और स्ट्रीट जो है वो मिलके जो है यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कोई ऐसा कस्टमर नेम नहीं होगा जो सेमी स्ट्रीट के साथ रिपीट हो रहा हो, या नहीं, कोई भी दो कस्टमर नहीं होंगे जिनका नेम भी सेम हो और स्ट्रीट भी सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक स्ट्रीट से एक ही नेम अलाउ है, ठीक है, लेकिन नेम तो अलाउ है ना, नेम तो सेम नेम तो हो ही सकते हैं ना, स्ट्रीट हटा दो तो सेम नेम तो आ ही सकता है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीट से तो नेम आ ही सकते हैं सेम नेम। तो अमन स्ट्रीट 1 एक आ गया, अमन एक इस से एक अमन आ गया, इस गली से एक अमन आ गया, तो वो तो अलाउ है। अब इस केस में जो है वो आप बोल रही हैं कि ये अगर हम एफडी बनाए तो ये हमारा इस काम को कर देगा, पार्शियली करेगा, बट इट्स नॉट फुली करेक्ट, क्योंकि ये फंसेगा जब जब दो अमन जो है दो अलग लोग हैं। अब पहले वाले को आपने बोल दिया बीजी जो अमन, इसको लोन नंबर दे दिया, अब ये दूसरा बंदा जो है वो आ रहा है B001 सेम ब्रांच में आ रहा है, वो भी अमन है, और वो लोन नंबर जो है 002 के साथ आ रहा है, बोल नहीं है भाई तुमको अलाउ नहीं करूंगा, तो इसकी क्या गलती है कि आप इसको अलाउ नहीं करोगे? ये तो इसको फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन कैन टेक ओनली वन लोन फ्रॉम ए पर्टिकुलर ब्रांच। अब ये तो पहली बार आ रहा है, अब इसकी गलती यही है कि इसका नेम सेम है और इसका ब्रांच सेम है, लेकिन ये बंदा अलग है, ठीक है, सर तो सर ये अलग भी करने गलती है के कि लिए ये लेट आया। हाँ, तो लेकिन वो वो तुम उसको जो है अलाउ, लेकिन तुम उसको अलाउ करोगे ना भाई, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना इसके साथ। तो इसलिए जो है इसमें कस्टमर नेम के साथ जो है आप स्ट्रीट जोड़ दोगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कभी भी कोई आए, क्योंकि अब कस्टमर नेम जो है वो स्ट्रीट के साथ जो है वो यूनिक है। तो अब अगर ये बंदा आ रहा है अमन और ये दूसरा बंदा है, ये तभी दूसरा बंदा हो सकता है जब इसकी स्ट्रीट डिफरेंट हो। तो अगर ये कस्टमर नेम और स्ट्रीट के साथ आ रहा है और सेम ब्रांच में जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो है इट इंप्लाइज लोन नंबर। तो जब भी अगर सेम आता है, मान लो अब अमन आया B001 अमन आया और स्ट्रीट भी इसका ST1 है, तब तो उसको नहीं अलाउ करोगे। पहले उसने ऑलरेडी कर लिया ST1 और दूसरे टाइम फिर आ रहा है B00 अमन ST1 और बोला कि मुझे L002 चाहिए, लोन नंबर चाहिए 2, बोलोगे नहीं, this is not allowed because you are the same guy, you already have the loan number in this account and one person can take only one loan from a particular branch. समझ में आ गया अर्चना? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ, तो बस इसमें स्ट्रीट आ जाएगा एडिशनल, और जो आपने बताया था वो सही है, ठीक है। चलो अब चलते हैं, कुछ चेक करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको चेक करते हैं। लेट अस एज्यूम कि आपको ये टेबल दिया गया है, ये यहां ये सेंटर पे आ जाते हैं, दिस इज टेबल गिवन टू यू, ठीक है। इस टेबल में क्या है कि यू आर हैविंग X Y Z W, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, और ये सारे टपल हैं, ये सारे रो हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन ये पूछता हूं कि चेक करो कि X इंप्लाइज Y क्या इस टेबल में होल्ड कर रहा है? तो आप क्या चेक करोगे? आप क्या चेक करोगे? क्या आप देखोगे वो सारे ही रो में चेक करोगे कि कहाँ लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है, और अगर जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड सेम आया तो आप चले जाओगे चेक करने को, किसको? राइट हैंड साइड को, और ये चेक करोगे कि राइट हैंड साइड भी सेम है कि नहीं। अगर सेम है तब तो बच गया, अगर सेम नहीं है तो फंस गया, देन यू कैन से हे दिस डज नॉट होल्ड। अब इस टेबल में चेक करो कि क्या कोई ऐसा वायलेशन वाला केस आ रहा है जहां लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है लेकिन राइट हैंड साइड डिफरेंट है। क्या लगता है? सर 2 बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। देखो X1 दो टपल में सेम X1 ही आ रहा है, लेकिन Y वाले में क्या आ रहा है? Y1 Y2। दिस इज नॉट अलाउड।
तो अगर एक भी केस मिल गया तो बोलोगे दिस डज नॉट होल्ड. व्हाट अबाउट एक्स इंप्लाइज जेड? ये ट्रू है सर. एक्स इंप्लाइज जेड कैसे ट्रू है? कहां चेक करोगे? एक्स देखो कहां रिपीट हो रहा है. ये दो सेम आ रहे हैं, ये दो सेम आ रहे हैं. अब इसके लिए जेड सेम आ रहा है. x1 दो बार आ रहे हैं. क्या x1 के लिए जेड पहली बार z1 आ रहा है, दूसरी बार क्या आ रहा है? टिल यू आर गेटिंग z1 सेम आ रहा है. सो व्हेनेवर वी आर हैविंग x1 यू आर गेटिंग z1. ठीक है, तो ये तो वायलेट नहीं कर रहा है ना, ये तो ट्रू है. लेट्स सी द अदर पेयर. x2 के लिए चेक करो. दो बार x2 भी आ रहा है, सेम सेम. क्या है, दो बार इधर भी सेम आ रहा है, दोनों z2 सेम आ रहा है. लेट्स गो फॉर x3. तो x3 का तो कोई रिपीटेशन है ही नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू है. तो क्या x2z होल्ड कर रहा है? Yes, sir. It holds. In this manner you can check all these entry. x2w क्या होगा बताओ? Sir does not ये होल्ड hold. नहीं करेगा. नहीं करेगा. y2w Sir नहीं hold करेगा. Does not. y2w चेक कीजिए एक बार, बताने से पहले. हाँ, यस सर. नहीं करेगा. यहां वायलेट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम्हें चेक करना है बस लेफ्ट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तभी तुम्हें राइट हैंड साइड चेक करना है. अदरवाइज कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट होल्ड करेगा. प्रॉब्लम तभी आएगी जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो और राइट हैंड साइड डिफरेंट हो, तब प्रॉब्लम है, और कभी भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो बस वही एक केस चेक करना है. ये x3 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ही एक ही है, तो इसको चेक करना ही नहीं है. अगर x3 दो बार आता तब चेक करते हैं इसको. ठीक है, ओके. तो YW भी होल्ड नहीं कर रहा है. ऐसे करते हुए यू कैन चेक ऑल दीज एंट्रीज. सब चेक कर सकते हो. देखो ये सारे चेक कर सकते हो. XY होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है. X2Z होल्ड कर रहा है. फिर चेक करोगे तो W2Y जो है वो होल्ड कर रहा है. शायद W2Y होल्ड कर रहा है. देखो W2Y. नो सर. W2 का दो बार आ रहा है, x1 x2 आ रहा है. W implies Y. तो इधर से देखोगे, कर रहा है सर. अगर यस सर होल्ड हो रहा है. अगर W में जहां सेम वैल्यू है उसी के लिए तुम Y चेक करोगे. तो देखो इस पहले वाला W1 है, इसका W1 कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको चेक ही नहीं करना है. फिर W3 कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, इसको चेक नहीं करना है. W4 कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, चेक नहीं करना है. सिर्फ W2 रिपीट कर रहा है. तो अब जब W2 रिपीट कर रहा है तो सेम आ रहा है W2. तो क्या इस दोनों ही W2 के लिए सेम है Y में क्या सेम वैल्यू है? Yes, sir. White. Y2 Y2. तो मतलब ये होल्ड कर रहा है. कहीं भी तुम्हें फेल्योर केस नहीं मिला है, कहीं ये फेल नहीं कर रहा है. तो अगर कहीं फेल नहीं कर रहा है तो ये होल्ड कर रहा है. अच्छा, अब आते हैं x टू y, xy टू z करते हैं. अब दो दो एक साथ लेते हैं. पहले एक एक ले रहे थे, अब हम xy को एक साथ ले रहे हैं. अब xy को एक साथ लेके और फिर तुम z देख रहे हो. तो अब तुम्हें क्या करना है कि xy दोनों ही देखना है. तो अगर xy जो पेयर है वो अगर रिपीट कर रहा है तभी तुम z देखोगे. तो चेक करो कहां कहां रिपीट कर रहा है. तो होल्ड कर रहा है, ट्रू है. क्या x1 y1 नहीं कहीं कर आ रहा रहा है है इसमें? रिपीट नहीं कर रहा है. रिपीट नहीं. x1 y1 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. x1 y2 कहीं आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है. x2 y2 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. x2 y3 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. x3 y3 नहीं. मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही रिपीट नहीं कर रहा है. तो जब लेफ्ट हैंड साइड रिपीट कर ही नहीं रहा है तो तुम्हें चेक ही नहीं करना है. बाय डिफॉल्ट ये होल्ड करेगा. ठीक है,
हमें बस ढूंढना है कि कहाँ होल्ड नहीं, अगर तुम ढूंढ लिए कि ये होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब वायलेट कर रहा है, मतलब कहीं फेल हो रहा है, तभी ये होल्ड नहीं करेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये होल्ड ही करेगा। ठीक है, तो एक्स वाई इंप्लाइज जेड होल्ड कर रहा है। अब व्हाट अबाउट वाई जेड इंप्लाइज एक्स? वाई जेड देखो सर check नहीं करो। होल्ड कर रहा, क्योंकि यहाँ पे y3z2 और होल्ड नहीं कर रहा। y3z2 रिपीट हो रहा है, लेकिन x में रिपीट नहीं हो रहा। एक्स में रिपीट नहीं हो रहा। ये दो केसेस हैं जहां वाई जेड जो है, ये देखिए ये इसमें और इसमें सेम है, लेकिन एक्स में जो है वो डिफरेंट है, तो ये होल्ड नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से तुम यू कैन चेक ऑल दिस पेयर, ऑल दिस कॉम्बिनेशन। तो एक्स वाई ले लिए, दो दो लिए, फिर तुम तीन तीन भी ले सकते हो। एक्स वाई जेड इंप्लाइज डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू, ये सारे ही चेक कर सकते हो, एंड यू कैन चेक कि कौन, यू कैन फाइंड आउट कि कौन कौन से जो है वो होल्ड कर रहा है। एक चीज और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यू कैन फाइंड, यू कैन ऑल्सो फाइंड द की यूजिंग दिस एफडी। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है बट हमने रियलाइज नहीं किया है। अब बताता हूं, अगर मैं यहां आता हूं स्टूडेंट एड्रेस और इस पे, तो इस केस में क्या था, पहले वाले केस में अगर तुम्हें मैं ये बताया नहीं होता कि इसमें प्राइमरी की कौन है, और मैं सिर्फ अगर ये एफडी दिया होता, तब भी तुम बता सकते हो कि प्राइमरी की कौन है, मतलब की कौन है, उसमें से कोई एक प्राइमरी की लोगे। अब देखो इस एफडी में क्या हो रहा है, इस एफडी में जो है वो नेम इंप्लाइज एड्रेस कर रहा है। ठीक है, मतलब जब जब नेम सेम होगा एड्रेस सेम होगा। एग्री कर रहे हो? अब एक तो ये चीज है, और दूसरा अगर मैं ये लिखता हूं नेम इंप्लाइज नेम, क्या ये, इसके बारे में क्या कहोगे, ये क्या ये होल्ड करेगा इसके लिए? क्या मैं ये लिख सकता हूं? नेम इंप्लाइज नेम, एक तो तुम्हें दिया हुआ है नेम इंप्लाइज एड्रेस, है ना? क्या मैं नेम इंप्लाइज नेम लिख सकता हूं? क्या वो कंफ्यूज हो गए? नेम इंप्लाइज नेम, तो लिख सकते हैं। Sir, could you repeat the question? क्वेश्चन ये है कि देखो ये वाले क्वेश्चन, इस वाले टेबल, यहां हमने टेबल लिखा और इसका एफडी हमने ये दिया। अभी तुम्हें बताया नहीं हूं मैं कि प्राइमरी की कौन है, तुम्हें ये नहीं बताया कि कौन की है, बट मैंने तुम्हें एफडी दे दिया। मैंने बोला ये एफडी ले लो, इसके लिए तो पहले टेबल के लिए। ये एफडी क्या है, तो नेम इंप्लाइज एड्रेस है। ठीक है, बहुत सही। तो एक एफडी तो तुम्हें ये मिल गया, और मैंने बोला, मैंने दोबारा मैंने ये क्लेम किया कि मैं एक एफडी खुद से भी लिख सकता हूं बिना कुछ सोचे समझे, और वो है कि मैं ये लिख सकता हूं कि नेम जो है वो इंप्लाइज कर रहा है नेम को, मतलब सेम ही एट्रीब्यूट सेम एट्रीब्यूट को इंप्लाई कर रहा है। इज इट पॉसिबल? मतलब क्या ये होल्ड करेगा? क्या इसका तुम वायलेशन वाले केस निकाल फाइंड कर सकते हो कभी भी टेबल में? सर वायलेशन तो कुछ नहीं होगा। यस, तुम अगर क्या नेम देख रहे हो? प्राइमरी की नहीं है तो। प्राइमरी की छोड़ दो अभी भाई, कुछ भी की अभी छोड़ दो। क्या तुम, मैं एक ही कॉलम की बात कर रहा हूं, इसका नाम नेम है। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि यही कॉलम इसी कॉलम को इंप्लाई कर रहा है, क्या ये हमेशा होल्ड करेगा? यस सर। Yes, sir. करना चाहिए. भाई इसमें से जहां से भी तुम वैल्यू उठाओगे, मान लो ये दो यहां से उठाए, मान लो ये दो वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम यहां से उठाए तो राइट हैंड साइड कहां से उठाओगे?
यही है। उसी टपल से उठाना है ना भाई। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड तुमने अगर इस टपल से उठाए हो, क्या देख रहे थे हम कि अगर नेम जहां नेम सेम हो वहां एड्रेस सेम होना चाहिए। मतलब एक ही टपल का नेम और एड्रेस चेक कर रहे हो ना। तो अगर एक टपल का नेम सेम है, अगर दो टपल में मान लो नेम नेम सेम है, तो दोनों दोनों ही टपल में एड्रेस भी सेम होना चाहिए। अब यहां क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर दो टपल में नेम सेम हो तो नेम सेम होना चाहिए। अब यहां से तुमने इसके दो उठाए, मान लो ये दोनों जगह सेम आ रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो राइट हैंड साइड कहां से उठाओगे? यहीं से उठाओगे ना, यही दोनों आएगा ना राइट हैंड साइड में भी। एग्री कर रहे हो कि दोनों सेम ही एट्रीब्यूट है ना? तो ये तो ट्रू ही होगा ना भाई, क्योंकि ये जो आएगा वही ये वैल्यू होगा, ये जो आएगा वही ये वैल्यू होगा। एग्री कर रहे हो? क्योंकि उसी कॉलम से उठा रहे हो ना भाई, कोई दूसरा कॉलम नहीं है। नेम अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा, जो नेम आएगा, मान लो यहां अमन है और यहां कोई और है, मान लो यहां किसी का नाम ले लो, कौन है बताओ, एबीसी ले लो। अमन है और एबीसी है, तो अमन तुम्हारा जब लेफ्ट हैंड साइड अमन आएगा, पहले वाले टेबल से टपल से लोगे, हाँ, और यहां फिर से अमन ले सकते हो, मान लो यहां अमन ले। हाँ, तो अगर पहले वाले टप्पल से तुमने अमन उठाए, यहां अमन लिखा, अमन लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले वाले टप्पल में ये वाला क्या है, राइट हैंड साइड क्या आएगा? पहले वाले रो में अगर अमन तुमने नेम से उठा के लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दिए, तो राइट हैंड साइड क्या पुट करोगे? सो वही सेम। अमन। सेम ही आएगा, अमन ही आएगा। तो ये तो देखो, तो ये तो ट्रू ही है ना। अगर जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट हैंड साइड सेम होगा ही, तो दोनों तरफ तो सेम ही वैल्यू रखे हो, तो ये हमेशा ही ट्रू होगा। इसको बोलते हैं ट्रिवियल एफडी। अगर उसी एफडी को, उसी एट्रीब्यूट को, उसका लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड सेम ही एट्रीब्यूट है, तो वो जो है हमेशा ही ट्रू होगा। क्या किसी को डाउट? सर अभी मैं जस्ट तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास अभी प्राइमरी की तुम्हें पता ही नहीं है क्या है प्राइमरी। अभी तुम्हें प्राइमरी की नहीं पता है ना? प्राइमरी की हम फाइंड करेंगे अभी। पहले तो ये तुम्हें बस दिया गया है कि नेम इंप्लाइज एड्रेस, और ये टेबल तुम्हें दिया गया है। तो एक चीज तुम्हें दिया गया है, और एक चीज मैंने बोला कि मैं एक चीज मैं खुद से बनाता हूं। तो मैंने बोला कि नेम इंप्लाइज नेम, क्या मैं लिख सकता हूं? तो तुम इस पे एग्री कर रहे हो? पहले तो ये बताओ कि नेम इंप्लाइज नेम जो है वो लिख सकते हो क्या? ये होल्ड करेगा? सर प्राइमरी की यहाँ भूल एक जाओ। सर यहाँ एग्री कर रहे हैं, लेकिन फिर सर एक नियम और भी है ना, जो हाँ, मतलब एक सेट में पहले मल्टीपल नेम, सेम मल्टीपल नेम नहीं आ सकते हैं। हाँ, वो नहीं आ सकता है। अभी अभी पहले तुम इस पे एग्री कर रहे हो ना, ये होल्ड यस करेगा। सर, यस क्योंकि सर। अगर नहीं नहीं आ सकता है, तब तो तुम्हारा वैसे भी ट्रू होगा नहीं है। अगर दो दो में अगर रिपीट नहीं होगा, तो रिपीट जब नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब तो सेम ही होगा, तब तो वैसे भी होल्ड करेगा ना वो। अगर मान लो कोई वायलेशन केस नहीं मिलती है, तब तो तुम वैसे भी खुश हो। तुम्हें अगर कोई वायलेशन केस मिलती है, तभी तुम जो है उसको बोलोगे कि होल्ड कर रहा है, नहीं होल्ड कर रहा है। अदरवाइज तो बाय डिफॉल्ट वो होल्ड ही कर रहा है। समझ रहे हो? अगर तुम जो है एग्जाम देने आते हो यहां, तो अगर एग्जाम में फेल होते हो, तभी तुमको बोला जाएगा कि तुम्हें नहीं पता है इस सब्जेक्ट का। अगर एग्जाम में तुम फेल नहीं होते हो, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ। तो नेम एम्प्लाइज नेम होल्ड तो कर रहा है ना, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, होल्ड कर रहा है। पहले इसकी बात करते हैं, होल्ड कर रहा है ना। ओह यस सर, यस। हाँ, तो अगर ये होल्ड कर रहा है, और एक चीज तुम्हें और दिया गया है कि नेम इंप्लाइज एड्रेस, ये होल्ड कर रहा है। अब क्या हो रहा है, नेम क्या कर रहा है, नेम को भी इंप्लाई कर रहा है और एड्रेस को भी इंप्लाई कर रहा है। और कितने एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल में? पहले टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं? दो हैं, दो कॉलम, दो ही एट्रीब्यूट है ना।
यस सर। तो हाँ, तो तुम्हारा वो एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, जो उस टेबल के सारे ही एट्रीब्यूट्स को इन्फर करे, मतलब सारे ही एट्रीब्यूट्स जो है उसके राइट हैंड साइड आ जाए, उसको तुम उस टेबल का सुपर की बोल सकते हो। तो नेम जो है वो तुम्हारा सुपर की है इस केस में, समझ रहे हो? क्योंकि नेम से तुम्हें नेम भी मिल जा रहा है और एड्रेस भी मिल जा रहा है, क्योंकि नेम इंप्लाइज नेम एंड नेम इंप्लाइज एड्रेस। तो नेम जो है, नेम इंप्लाइज नेम कॉमा एड्रेस, दोनों ही इंप्लाई हो रहे हैं नेम से। तो नेम इज द सुपर की। अब ये कैंडिडेट की होगा नहीं होगा वो तो हमें डिसाइड करना है। कैंडिडेट की कैसे डिसाइड करते हो कि होगा कि नहीं होगा? कैंडिडेट की कौन से सुपर की को कैंडिडेट की बोलोगे? फिर से वो सुपर की नहीं बने हैं सर। फिर से सुपर की ना हो। तो जो तुम्हें नेम मिल गया, अब ऐसा ना हो कि नेम का भी कोई सबसेट हो जाए जो तुम्हें सुपर की दे दे, तब तो तुम नेम को एज ए सुपर की, एज ए कैंडिडेट की नहीं लोगे। लेकिन अगर नेम का कोई सबसेट तुम्हें नहीं मिल सकता है जो कि सुपर की हो, तब तुम नेम को एज ए कैंडिडेट की भी ले लोगे। तो इस केस में क्या नेम को मैं कैंडिडेट की ले सकता हूं? यस सर। क्योंकि नेम का कोई सबसेट है ही नहीं ना। नेम का सबसेट क्या हो? नेम ही है तो है। जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होता तभी तो उसका सबसेट की बातें होती, समझ रहे हो? क्लियर है? इज इट क्लियर? यस तो सर, अभी क्लियर। से हमें अभी से हमें यह ध्यान रखना है कि जो एट्रीब्यूट उस टेबल के सारे ही एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट उस टेबल के सारे ही एट्रीब्यूट्स को इंप्लाइज करे, वो तुम्हारा सुपर की होगा। और उसी सुपर की में से तुम कुछ कैंडिडेट की लोगे। तो बहुत बार तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें दिया नहीं रहेगा, यू विल नॉट गिवन कि ये प्राइमरी की है, तुम्हें उसको निकालना पड़ेगा। हाँ, एफडी दिया रहेगा, एफडी तुम्हें दिया रहेगा और एफडी को यूज करके तुम प्राइमरी की बना सकते हो। तो ये चीजें मैंने इसलिए बोला तुम्हें यहाँ, क्योंकि अभी हम उसको पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले टेबल, हाँ, तो तुम्हारा जो सुपर की वो होगा जो उस टेबल के सारे ही एट्रीब्यूट को इंप्लाई करता होगा। जैसे ये एक्सेसर नंबर वाला बुक टेबल था जिसमें ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन सबको कर रहा था इसे। तो जो एफडी है, इट इज यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग प्राइमरी, कैंडिडेट एंड सुपर की। तो तुम एफडी को यूज करके प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी इस पे बहुत सारा टाइम देंगे हम। विल सी दिस थिंग इन टू डिटेल। ये तो जस्ट वन है, वही है कि इस टेबल का एक्सेसर नंबर प्राइमरी की है क्योंकि ये सारे ही को इन्फर कर रहा है। कार्ड नंबर जो है, यूजर टेबल का कार्ड नंबर तुम्हारा प्राइमरी की है क्योंकि कार्ड नंबर जो है सारे ही को इंप्लाई कर रहा है। उसका बी नेम को कर रहा है, बी एड्रेस को भी कर रहा है, और क्या कार्ड नंबर को भी कर रहा है। क्या एग्री करते हो? यस सर। हाँ, खुद को इंप्लाई करना हमेशा ही ट्रू रहेगा, किसी भी कॉलम के लिए हमेशा ही ट्रू रहेगा, चाहे वो उसमें सेम आए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी वही डाल रहे हो, राइट हैंड साइड भी वही डाल रहे हो, तो दैट विल बी ऑलवेज ट्रू। तो खुद का इंप्लाई करना, दैट इज योर ट्रिवियल एफडी। तो उसको लिखना नहीं है हमेशा, बट बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होगा। ठीक है, तो हाँ, अच्छा, तो नेक्स्ट जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और इसमें गोल ये है कि हमें वी हैव टू, जो हमारे पास एफडी है उसको हम विल ट्राई कि इसकी जो साइज हो मिनिमल हो, मतलब उसमें से जो रिडंडेंट टर्म्स है, एट्रीब्यूट्स है,
उसको हम रिमूव करने की कोशिश करें। तो अगर तुमने उसमें से सारे ही जो है वो रिडंडेंट वाले टर्म हटा दिए, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थे पर्टिकुलर एफडी में से, मतलब कोई एफडी ले ली है ना, उस एफडी मतलब क्या है, समथिंग इंप्लाइज समथिंग, अल्फा इंप्लाइज बीटा, अल्फा इंप्लाइज बीटा ले लिए तुम, और अल्फा इंप्लाइज बीटा में ऐसे भी होंगे कि कुछ टर्म यहाँ रिपीट, कुछ टर्म यहाँ जो है होगा उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, वो कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है ना इस एफडी को होल्ड करने में। कुछ टर्म ऐसे भी होंगे जो इधर होंगे जो ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब उसके बिना भी चल सकता है, उसके बिना भी जो है हमारा जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा सेटिस्फाई अगर करते हो तो वो सेम ही चीज होगा। तो वैसे जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो तुम्हारा रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, और या वैसे एफडी भी हो सकते हैं जो पूरा पूरा एक एफडी ही रिडंडेंट है, पूरा पूरा एक एफडी ही जो है दैट इज नॉट यूजफुल। तो या तो कुछ जो एफडी है उसके कुछ जो टर्म्स हैं या कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने आप में रिडंडेंट हो सकते हैं, या तो पूरा पूरा एक एफडी ही रिडंडेंट हो सकता है, मतलब उसको यूज किए बिना भी हमारा काम चल सकता है और एक्यूरेसी सेम रहेगी, मतलब जो हम चाहते हैं वही मिलेगा। तो उसको हटाना है, तो उसको अगर हटा दिए और अब जो बचा मिनिमल, जो अब एफडी बचा और जिसमें मिनिमल टर्म है उसको तुम बोलोगे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक है ये एक्सेशन नंबर इंप्लाइज ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, ये होल्ड कर रहा है, मतलब ये ट्रू है, पहले से दिया गया है कि जब जब एक्सेशन नंबर सेम होगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन सेम होना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि उसी में इसमें एक और तुम्हें दे दिया गया, और वो ये दे दिया गया कि एक्सेशन नंबर कॉमा कार्ड नंबर इंप्लाइज ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब क्या लगता है ये जो दूसरा टर्म तुम्हें मिला ये तुम्हें क्या इससे ज्यादा कुछ दे रहा है इंफॉर्मेशन कि सेम ही मिल रहा है? पहले वाले में क्या था कि जब जब एक्सेशन नंबर सेम हो ईयर ऑफ पब्लिकेशन सेम होना चाहिए। दूसरे वाले में क्या है, जब जब एक्सेशन नंबर और कार्ड नंबर सेम हो ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी सेम होना चाहिए। तो क्या जो काम इससे हो रहा है वो काम पहले वाले से नहीं हो रहा था क्या? यस Yes, सर, हो sir. रहा था। हो रहा था ना कि क्योंकि जब मतलब एक्सेशन नंबर जहां जहां तुम्हारे क्या हो रहे थे सेम हो रहे थे वहां वहां ईयर पब्लिकेशन सेम हो रहा था। अब जब जस्ट तुमने कार्ड नंबर जोड़ दिए, अब बोले एक्सेशन नंबर जहां जहां सेम हो रहा है वहां, और एक्सेशन नंबर और कार्ड नंबर दोनों ही सेम हो रहा है वहां वहां ईयर पब्लिकेशन सेम हो रहा है। क्या हुआ? तो ये काम यहां ऑलरेडी हो रहा था, ठीक है, तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज तुम्हें नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कार्ड नंबर जो है दैट इज नॉट मच यूजफुल हियर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर मैंने एक्सेशन नंबर कॉमा टाइटल ऐड कर दिया और इंप्लाइज ईयर पब्लिकेशन, क्या लगता है ये वाला तुम्हें हेल्प कर रहा है? कुछ एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है पहले वाले के कंपेरिजन में? एक्सेशन नंबर इंप्लाइज ईयर पब्लिकेशन कंपेरिजन, क्या यहाँ कोई टाइटल का मेन रोल है? नो सर। नहीं है, एक्सेशन नंबर अपने आप में प्राइम यूनिक है, एक्सेशन नंबर तो यूनिक ही था ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू हो रहा था। एक्सेशन नंबर जहां जहां था सेम होना चाहिए, तो वहां जहां जहां एक्सेशन नंबर सेम है वहां ईयर पब्लिकेशन सेम है, और एक्सेशन नंबर कहीं सेम भी नहीं आ रहा था ना, एक्सेशन नंबर तो अपने आप में डिफरेंट था। अब यहां तुमने टाइटल ऐड किया तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ रहा है? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये टाइटल भी तुम्हारा क्या है, रिडंडेंट है। इसका बताओ। अच्छा देखो ये क्या चीज है, ये तुम्हारा एक्सेशन नंबर इंप्लाइज ईयर ऑफ पब्लिकेशन कॉमा एक्सेशन नंबर, ये लिखने का तरीका दो, या तो ऐसे लिखो या इसको आप तोड़ भी सकते हो। तो एक्सेशन नंबर इंप्लाइज ईयर ऑफ पब्लिकेशन है और एक्सेशन नंबर इंप्लाइज एक्सेशन नंबर है। अब ये बोल रहा है कि मैं एक्सेशन नंबर भी ऐड कर दिया यहां,
तो क्या इसकी जरूरत है ये वाली की, सेकंड वाली की, एक्सेशन नंबर इम्प्लाइज एक्सेशन नंबर? नो सर। ये तो हमेशा ही होल्ड कर रहा है ना भाई, तो ट्रिवियल है, तो इसको तुम्हें लिखने की जरूरत है ही नहीं। ये तो ऑलरेडी सेमी एट्रीब्यूट को सेमी एट्रीब्यूट से इंप्लाई कर रहे हो, और मैंने आपको बताया कि हमेशा ही ट्रू होता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट एक्स्ट्रा तुम लोड बढ़ा रहे हो, क्योंकि जितने तुम लिखोगे उतना चेक करना पड़ेगा। डेटाबेस में जब जब जाएगा, कोई इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, तो तब तक वो तब या अपडेट होगा, तो सारे ही टाइम जो है इसको चेक करना पड़ेगा। और ये क्या होगा, फालतू में तुम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीजें की जरूरत नहीं है, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली दिस मच इज सफिशिएंट। तो ये जो रिड्यूस करके जो बचेगा उसको तुम बोलोगे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि वहां कोई रिडंडेंट टर्म नहीं है। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक अभी आज के लिए लास्ट ही है, क्योंकि फंक्शनल क्लोजर जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा, ऐसा भी हमने देखा था कि एक्सेशन नंबर इंप्लाइज एस नेम, एक्सेशन नंबर इंप्लाइज एस एड्रेस, एस नेम इंप्लाइज एस एड्रेस। क्या लगता है इसमें कोई एफडी ऐसा है जो यूज मतलब जरूरत नहीं है? ये सर मिडिल मिडिल वाला क्यों नहीं जरूरत है? सर फर्स्ट एंड थर्ड से वो ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड से डिराइव हो सकता है, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट चेक हो रहा है। तो अगर तुम पहला चेक कर रहे हो और दूसरा दोनों ही चेक कर रहे हो, तो ये तीसरा भी चेक हो रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हटाओ, दिस इज रिडंडेंट एफडी। तुम्हें क्या बताया कि तुम्हारा एक एट्रीब्यूट रिडंडेंट हो सकता है, तुम्हारा पूरा का पूरा एक एफडी भी रिडंडेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसको समझो, ये क्या है, क्या इसमें क्या है रिडंडेंट, कौन सा चीज है? देखो पहला वाला चीज क्या लिखा हुआ है, एक्सेशन नंबर इंप्लाइज एस नेम कॉमा एस एड्रेस। क्या मतलब है इसका? एक्सेशन नंबर इंप्लाइज एस नेम कॉमा एस एड्रेस, क्या मतलब हुआ? अभी बताया था ना, इसको तोड़ सकते हो। इसका मतलब हुआ कि एक्सेशन नंबर इंप्लाइज एस नेम और एक्सेशन नंबर इंप्लाइज एस एड्रेस। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि एक्सेशन नंबर इंप्लाइज एस एड्रेस जो है क्या है, रिडंडेंट है। ये है ना, जस्ट लिखने का तरीका अलग है, ये दोनों सेम ही चीज है, जैसे ये दोनों सेम ही। तो इसमें क्या है, ये एस एड्रेस हटा दोगे, बोलोगे ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। है, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, तो यही चीज मैंने बताया। तो जो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें वो तुम्हारा मिनिमल इन साइज होना चाहिए, मतलब उसमें से सारे रिडंडेंट टर्म जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो, चाहे वो पूरा का पूरा एफडी ही हो, है ना। सो यू हैव टू डू इट एंड देन यू विल बी हैविंग फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द क्लोजर। अभी नहीं देखते हैं ना, क्लोजर देखेंगे, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई क्वेश्चन है पूछ लो, नहीं तो वी आर डन फॉर द टुडेज क्लास। सर एक एट्रीब्यूट से दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन को जब अप्लाई करते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे, ये कॉमा से ही लिखेंगे या ब्रैकेट में? दो एट्रीब्यूट क्यों, एक एट्रीब्यूट से दो एट्रीब्यूट बोलोगे तो वो उसका मतलब वही हुआ, या तो कॉमा से लिखो या दोनों अलग करके लिख लो। एक एट्रीब्यूट से दो एट्रीब्यूट का मतलब तुम्हें हुआ कि मतलब तुम उसको कॉमा के फॉर्म में लिखोगे और या अलग करके लिखोगे, दोनों सेम ही हुआ, तुम उसको चेक कर लेना, बोथ आर सेम। तो तुम्हारा ये कहना है कि यहाँ एक्सेशन नंबर जो है वो इंप्लाई कर रहा है एस नेम और एस एड्रेस को ना, यही बोल लो, दोनों को देख रहा है। तो दो एक्सेशन नंबर जब जब एक्सेशन नंबर सेम होंगे, हाँ जब जब एक्सेशन नंबर सेम होंगे तब तब एस नेम और एस एड्रेस सेम होना चाहिए। यही चीज तुम
यहां भी बोलना चाहिए, अलग अलग लिखने पे भी वही चीज बोल रहे हो। अलग अलग लिखने पे क्या बोलो कि जब जब एक्सेशन नंबर सेम होंगे तो एस नेम सेम होना चाहिए, जब जब एक्सेशन नंबर सेम होंगे तो एस एड्रेस सेम होना चाहिए। तो यू आर राइटिंग बोथ द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग ओनली। ये वही चीज है, इसी को या तो ऐसे लिख लो या अलग करके लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। ये वही कहना चाह रहा है कि जब 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 एक्सेशन नंबर सेम होगा तो उसका एस नेम और एस एड्रेस दोनों ही सेम होना चाहिए। तो ये भी वही बोल रहा है कि जब जब एक्सेशन नंबर सेम होगा तो एस नेम सेम होना चाहिए, जब जब एक्सेशन नंबर सेम होगा तो एस एड्रेस सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो चाहे तुम कॉमा में लिख लो चाहे तुम अलग अलग करके लिख लो, बट मोस्ट ऑफ टाइम हम अलग अलग करके लिखते हैं क्योंकि इससे तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और काफी चीजें जो है तुम्हें अंडरस्टैंडिंग जो है उस इसमें बेहतर हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट वी डू ट्राई टू मतलब सेग्रीगेट इट। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? सबको क्लियर है? अर्चना आपको क्लियर है ये Yes, sir. स्लेकलेट? और किसी को डाउट तो नहीं है? तो सर नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर पढ़ते हैं फंक्शन क्लोजर वाला प्रॉपर्टी। एक क्लास और लगेगा मेरे ख्याल से, 1 से 2 क्लास और लगेंगे और ये फिर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर विल गो फॉर द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में भी 2 क्लास से के आसपास लगेंगे, 2 से 3 क्लास, फिर मोरलेस ठीक